मैं बहुत ही बदसूरत लड़की थी। जो कोई भी मुझे देखता मुझसे घिन खाता। मेरी शादी भी हो गई थी, मगर शादी की रात मेरा शौहर मेरी काली रंगत देखकर मुझसे दूर हो गया। लेकिन मैं इसे दूर करना नहीं चाहती थी, इसे मैं अपने प्यार में फंसाना चाहती थी। तो मैंने एक रात सुर्ख नाइटी पहने शौहर के करीब गई। शौहर मुझे देखकर बेकाबू होने लगा। मेरा जिस्म देखकर इसके जज्बात उभरने लगे थे और शौहर को मैं अच्छी तरह से अपनी जवानी दिखाकर मदहोश करने लगी थी। मैं सुर्ख नाइटी पहने इसके साथ वो सब कुछ करने लगी। मैं जोर से अपने शौहर को बेड पर गिराया। वो मुझसे कहने लगा, ये क्या तमाशा है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। वो उठने लगा तो मैंने इसे कसकर पकड़ लिया। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं तो सुहागरात जरूर मनाऊंगी, मैं बहुत सालों से प्यार की भूखी हूँ, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मैं तेजी से इसके लबों का जाम पीने लगी और अपनी बाहों में इसे कसकर जकड़ रखा था और फिर जोरों से शौहर के ऊपर बैठकर सुबह में जल्दी उठ गया था, क्योंकि कल मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी से इंटरव्यू की कॉल आई थी। मैं बहुत खुश था और दुआएं कर रहा था कि इस कंपनी में मेरी जॉब लग जाए। अम्मी ने मेरा नाश्ता बनाया और मेरे सामने लाकर रख दिया था। वो कहने लगी, यासिर अब तुम जवान हो गए हो, लेकिन मैंने तुम्हारे मुंह से शादी का जिक्र नहीं सुना। मुझे खुद ही तुमसे ये बात करना पड़ रही है। मुझे बताओ तुम्हारा क्या इरादा है। अम्मी की बात सुनकर मैं तो खुशगवार हैरत का शिकार हो गया था। मैं बोला, अम्मी शादी की ख्वाहिश तो मुझे भी है, मगर मैं चाहता था कि पहले जॉब तलाश कर लूं, कुछ कमाने लग जाऊं, तब आपसे शादी के मुताल्लिक बात करूं। तो अम्मी कहने लगी, तुम इस चीज की फिक्र मत करो। जिस तरह आज तक मैं तुम्हारा पेट पालती रही हूँ, तुम्हारी बीवी का भी पाल लूंगी। तुम आराम से अपनी जॉब तलाश करते रहना। बताओ तुम्हें कोई लड़की पसंद है। मैं जल्दी से बोला, जी जी अम्मी, मुझे जमीला बहुत पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। जमीला मेरी फूफो की बेटी थी और वो हमारे खानदान में सबसे ज्यादा प्यारी लड़की थी। मेरी बात सुनकर अम्मी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई थी। इनके चेहरे की तासीरात अच्छे नहीं थे। मैं घबरा गया और बोला, अम्मी क्या बात है, आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जमीला से शादी करने की बात की है तो आपने चुप साध ली। अम्मी कहने लगी, बेटा मैं जमीला को अपनी बहू नहीं बना सकती। ये बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया था। मैं बोला, क्यों अम्मी, ऐसी भी क्या बात है, जमीला में क्या बुराई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो हमारे खानदान की लड़की है, मेरी सगी फूफो की बेटी है, हमारी आंखों के सामने ही पली बड़ी है। तो फिर आप क्यों नहीं चाहती कि वो आपकी बहू बने। अम्मी के चेहरे पर अफसरदगी से छा गई थी। वो कहने लगी, बेटा वालिदैन के हर फैसले के पीछे कोई ना कोई वजह छुपी होती है। मैं किसी मजबूरी के तहत तुम्हें ये तो नहीं बता सकती कि मैं जमीला को अपनी बहू क्यों नहीं बना सकती, लेकिन मैं तुम्हें अपना फैसला सुना रही हूँ। तुम मुझे किसी और लड़की का नाम बता दो, मैं इस रिश्ते पर फौरी तौर पर रजामंद हो जाऊंगी। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोला, नहीं अम्मी, पहले आप मुझे ये बताएं कि आप जमीला को अपनी बहू बनाना क्यों नहीं चाहती। तब अम्मी ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया था। वो कहने लगी, यासिर हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है, जब वक्त आ जाएगा तो मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी, लेकिन तब तक तुम मेरा मान रखो। तुम मेरे बेटे हो तो मेरी बात सुनो। मैं जमीला को अपनी बहू नहीं बना सकती। मैं खामोश हो गया था, मेरा चेहरा उतर गया था। तो अम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, यासिर मैं तुम्हारे लिए जमीला से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की ढूंढ कर लाऊंगी, ऐसी लड़की जिसको देखकर तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, लेकिन तब तक के लिए तुम जमीला को भूल जाओ। मैंने सर हिला दिया और सोचा कि मुझे अम्मी की बात मान लेनी चाहिए, मेरी वो माँ जिसने आज तक मेरी कोई ख्वाहिश नहीं टाली। अगर वो जमीला से शादी करने से मना कर रही है तो यकीनन इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी वजह होगी। और फिर जब अम्मी ने कह दिया कि वो मेरे लिए जमीला से प्यारी लड़की ढूंढ कर लाएंगी, तो मुझे परेशानी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब वो एक बात कह देती थी तो वो पूरी करके ही रहती थी। मुझे नहीं याद पड़ता कि बचपन में उन्होंने मेरे साथ किस चीज का वादा किया हो और वो पूरा ना किया हो। खैर मैं अम्मी से दुआ लेकर इंटरव्यू के लिए घर से निकल गया था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब तो अम्मी मेरे लिए कोई प्यारी सी लड़की ढूंढने में लग जाएंगी। मैंने इनके दिन रात की मसरूफियात का इंतजाम कर दिया था। अम्मी अब महीना 1.5 महीना लगाकर मेरे लिए लड़की ढूंढने वाली थी। फिर वो मुझे इस लड़की की तस्वीर दिखाएंगी। ये भी तो नहीं पता ना कि मुझे वो लड़की अच्छी लगती भी है या नहीं। फिर अम्मी दूसरी लड़की ढूंढने में लग जाती। मेरे ख्याल में तो इस सारे अमल में 1.5 साल लग ही जाना था। तब तक मुझे अपने लिए जॉब तलाश करनी थी। मैं इंटरव्यू देकर ऑफिस की वेटिंग एरिया में बैठा था। इंटरव्यू का रिजल्ट जल्दी ही अनाउंस होने वाला था।
اور پھر آدھے گھنٹے بعد مجھے پتا چلا کہ کسی دوسرے لڑکے کو ملازمت مل چکی ہے، یعنی میں آج بھی ریجیکٹ ہو گیا تھا۔ میرا دل بڑی بری طرح دب گیا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر آفس سے باہر نکل گیا اور یوں ہی گلی کے چوہوں میں چہل قدمی کرتا رہا تھا۔ نہ جانے میرے ساتھ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا تھا۔ اب تک میں کم و بیش 25 انٹرویو دے چکا تھا، مگر مجھے کبھی بھی ملازمت نہیں ملی تھی۔ میں بڑا مایوس ہو گیا تھا۔ میں ملازمت محض پیسے کی خاطر نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اپنی امی کو دنیا جہاں کی خوشیاں دوں گا۔ میں ان کا ہر ارمان پورا کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے ملازمت ملتی ہی نہ تھی۔ میں گھر کی شام 8 بج گیا۔ امی نے مجھ سے کہا کہ کھانا کھا لو، تو میں نے کہا کہ میں باہر سے کھا کر آیا ہوں، جبکہ یہ جھوٹ تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ میرا تو کچھ کھانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹ گیا۔ یہی پریشانی، یہی باتیں سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ ویسے تو میں رات دیر سے ہی سوتا تھا اور موبائل استعمال کرتا رہتا تھا، مگر آج میرا سوشل میڈیا میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، تو وقت سے پہلے ہی سو گیا تھا۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھا ڈالا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ میرے سامنے میری امی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی جلدی جلدی اٹھ جاؤ، تمہیں بہت مبارک ہو۔ امی کہنے لگی یاسر، جلدی بات سن کر تو میں حیران رہ گئی۔ یہ اس وقت مجھے مبارک کیوں دے رہی ہیں؟ نہ تو میں نے کوئی امتحان دے رکھا تھا جو رات کے 12 بجے میرا رزلٹ آ گیا ہو اور امی کو پتا چلا ہو کہ میں پاس ہو گیا ہوں تو وہ مجھے مبارکباد دینے آ گئی، اور نہ ہی میرا کوئی برتھ ڈے تھا جو رات کے اس پہر امی اٹھا کر مجھے وش کرنے آئی تھی۔ میں ابھی بھی گہری نیند میں تھا، اس لیے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں امی سے بولا امی کیا ہوا ہے، آپ مجھے کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ تو امی کہنے لگی آج تمہاری شادی ہے، جلدی سے اٹھو، تمہاری الماری میں نے جو سفید جوڑا استری کر کے رکھا ہے اس کو پہن لو، تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔ میں اب تھوڑا سا ہوش میں آیا تھا۔ میں بولا امی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ رات کے اس پہر میرا نکاح، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ لگتا ہے آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ امی نے میرے سر پر چپٹ لگائی تھی۔ وہ کہنے لگی میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، بلکہ میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی ہے۔ میں نے تمہارے لیے بہترین لڑکی ڈھونڈی ہے۔ اب جلدی سے اٹھو، اپنے کپڑے پہن لو اور شادی کی تیاری کرو۔ میں بولا امی صبح بھی تو ہونا ہے، صبح کر لیں گے یہ کام، ابھی اس وقت کیا ہو گیا ہے، آپ اتنی جلدی کیوں کر رہی ہیں؟ تو امی کہنے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو تم ہیرے جیسی لڑکی کو گوا دو۔ میں نے تمہارے لیے جو لڑکی ڈھونڈی ہے وہ 5 وقت کی نمازی ہے، بہت پردے دار ہے، شریف ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ تم سوالات جوابات میں وقت ضائع مت کرو، یہ نہ ہو کہ تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ اور کوئی اور اس کو اپنی بیوی بنا لے۔ امی کی باتیں سن کر تو میں حیران ہو رہا تھا، اچانک سے ان کو ہو کیا گیا ہے؟ میں بولا امی لڑکی ہے، کوئی قبروں پر لگی سیل تو نہیں جو پہلے آئے پہلے پائے کی بندی پر کوئی لڑکی کو لے جائے؟ اگر آپ نے اس کو میرے لیے پسند کر لیا ہے تو صبح دیکھیں گے شادی کرنے ہے یا نہیں۔ امی تو اپنے ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ابھی اٹھو اور تیار ہو جاؤ، میں نے تمہارے لیے بہت ہی نیک اور باکردار لڑکی ڈھونڈی ہے۔ اب میں چڑ گیا تھا۔ میں بولا امی جو باکردار لڑکیاں ہوتی ہیں ان سے شادی یوں رات کے اندھیرے میں چھپ کر نہیں کی جاتی، دن میں اعلانیہ طور پر کی جاتی ہیں۔ امی نے غصے سے مجھے گھورا تھا۔ وہ کہنے لگی تم زیادہ باتیں مت بناؤ، میں نے تم سے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر تم نے شادی کے لیے حامی نہ بھری تو آج کے بعد مجھے اپنی ماں مت کہنا۔ میں امی کے پریشر میں آ گیا تھا، یہ تو نیند بھی میرے سر پر سوار تھی تو مجھے پتا نہیں چلا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ امی نے مجھے جو ہدایت دی میں نے اس پر عمل کیا۔ امی نے کہا کہ اٹھ کر نہا کر وہ سفید جوڑا پہن لو۔ میں نے ان کی بات مانی، نہایا اور سفید لباس پہن کر باہر صحن میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ امی نے پہلے سے ہی مولوی صاحب کا انتظام کر رکھا تھا۔ مولوی نے میرا نکاح پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ تب مجھے پتا چلا کہ میری شادی صوفیہ نامی لڑکی کے ساتھ ہوئی ہے۔ نکاح پڑھا دیا گیا تھا اور میں گم سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ امی نے صوفیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے میرے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا تھا، جبکہ میں باہر صحن میں ہی بیٹھا رہا تھا۔ محلے کے جو 4 گواہ امی نے نکاح کے لیے اکٹھا کیے تھے وہ بھی چپ چاپ رخصت ہو گئے تھے، جبکہ میں تو اپنی جگہ سے ٹھس سے مس نہ ہوا۔ امی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی میں نے تمہارے لیے جو لڑکی پسند کی ہے اس کو سدا عزت سے رکھنا، اس کا خیال رکھنا، وہ لڑکی اب تمہاری بیوی ہے۔ 4 کے 4 گواہوں کے سامنے تم نے اسے قبول کیا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو امی کہنے لگی کہ اٹھو جاؤ اپنے کمرے میں چلے جاؤ، بیوی کو زیادہ انتظار کرانا مناسب نہیں ہے۔ امی اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میں تو ابھی تک چارپائی پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اب آہستہ آہستہ میرے دماغ بیدار ہونے لگا تھا۔
मैं कोई छोटा बच्चा नहीं था, 25 साल का मर्द था। अब मुझे हैरत हो रही थी कि मैंने ना जाने किन जज्बात में आई ये शादी कर ली थी। अम्मी ने मुझसे कहा कि शादी कर लो तो मैंने कर ली। ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल था। ये कोई ऐसी बात तो ना थी कि अम्मी ने कहा कि दुकान से दही ला दो तो मैंने दही ला दी। मैंने तो अपने साथ बड़ा जुल्म कर लिया था। मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी कि ना जाने अम्मी ने मेरी शादी किस किस्म के लड़की से करवा दी है। मैं तो चाहता था कि जिस लड़की से भी मेरी शादी हो, मैं महीना 2 महीने कबल इसके साथ फोन पर बात करूं, वो मुझे समझे, मैं इसको समझने की कोशिश करूं, तभी तो हमारा अच्छा गुजर बसर होना था। लेकिन अब मेरे साथ ये घटना घट चुकी थी। अब मैं सोच रहा था कि ना जाने लड़की मेरी उम्मीदों पर पूरी उतरेगी भी या नहीं। इसके हसीन होने पर तो मुझे कोई शक नहीं था, क्योंकि अम्मी ने कहा था कि वो मेरे लिए प्यारी लड़की ढूंढेगी, तो फिर यकीनी तौर पर वो किसी प्यारी लड़की को ही लेकर आई होगी। मैं बड़ी देर यही कुछ सोचता रहा था, फिर सोचा कि उठकर अब अपने कमरे में चले जाना चाहिए। जो लड़की मेरे निकाह में है वो मेरी कमरे में बैठी ना जाने मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मैं उठकर कमरे में चला गया तो हंसो अंधेरा फैला हुआ था। मैं हैरान हुआ और कमरे की लाइट जलाने के लिए इधर उधर हाथ मारने लगा तो अचानक से मुझे मेरी बीवी की आवाज आई थी। वो कहने लगी, प्लीज रुकिए। मैं हैरान हुआ और बोला, क्या हुआ? तो वो कहने लगी, खुदारा आज की शब ये लाइट ऑन मत कीजिएगा। मैं बोला, क्यों, ऐसे में क्या बात है कि तुम मुझे लाइट ऑन करने से मना कर रही हो? तो वो कहने लगी, कहीं हम दोनों के साथ आज कुछ बहुत ही अजीब हुआ है। ना आपको पता था कि आपकी शादी है और ना ही मुझे पता था कि मेरी शादी हो जाएगी। हम दोनों एक दूसरे के हयात में दाखिल हो चुके हैं। ना आप मुझे जानते हैं और ना ही मैं आपको जानती हूँ। मैं शादी की पहली ही रात नहीं चाहती कि आप मेरा चेहरा देख लें। आपको नहीं लगता कि हम दोनों को अभी एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बताना चाहिए? मुझे इस लड़की की बात बहुत अच्छी लगी थी। मेरे अंदर सुकून उतर गया था। यानी ये कोई टिपिकल सी घरेलू लड़की नहीं थी। इसको भी पता था कि एहसास, जज्बात और मर्जी भी कोई चीज होती है। मैंने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी है, मगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम दोनों लाइट ऑन करके आमने सामने बैठकर बात करें। तो वो लड़की कहने लगी, मुझे अभी आपके साथ झिझक महसूस होती है, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मैं अंधेरे में ही जगह टटोलता हुआ जाकर सोफे पर बैठ चुका था, जबकि वो मेरे बेड पर बुरा जमान थी। मैंने कहा, नाम का तो मुझे इल्म हो गया है कि तुम सुफिया हो, मेरे बारे में क्या जानती हो? तो इसकी हंसी मेरे कानों में गूंजी थी। इसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी, जिससे साफ पता चलता था कि वो खुद भी बहुत प्यारी थी। वो कहने लगी, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि आप आंटी रुखसाना के इकलौते बेटे हैं। आंटी रुखसाना आज से चंद बरस कबल बेवा हो गई थी। आपका और इनका गुजारा आपके अब्बू की तुर्की में छोड़ी हुई दुकान के किराए से हो रहा है। आपका नाम यासिर है और आप एक खूबसूरत लड़की हैं। इसकी बातें सुनकर मैं मुस्कुरा दिया था। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हारा मेरा तारुफ हो चुका है, लेकिन तुम अभी भी मुझे अच्छी तरह से नहीं जानती। वो लड़की कहने लगी, जी जब ही तो मैं वक्त मांग रही हूँ। फिर वो कहने लगी कि आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? तो इसकी बात सुनकर मुझे बड़ी हंसी आई थी। मैं बोला, आज मैं जॉब के इंटरव्यू के लिए गया था और मैं नाकाम हो गया। दिल पर बोझ था तो आकर जल्दी सो गया। आधी रात को अम्मी ने झिझोड़ कर उठा डाला और कहा कि तुम्हारी शादी है। मैं शादी के लिए सफेद सूट पहनकर आकर बैठ गया। मौलवी ने निकाह पढ़ाया तो पता चला कि सुफिया नामी लड़की मेरी बीवी बनी है। इसके अलावा मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता। सुफिया की परेशान सी आवाज मुझे सुनाई दी थी। वो कहने लगी, यासिर, हम दोनों का गुजर किस तरह से होगा? मैं हैरान हुआ और बोला, क्यों, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तो वो कहने लगी कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ हम दोनों की पहचान भी हो जाएगी। हम एक दूसरे की आदत से भी वाकिफ हो जाएंगे, और अगर आपकी आदत मुझसे मुख्तलिफ हुई तो क्या होगा? मैं बोला, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कभी भी दो इंसान एक जैसे नहीं होते, कोई न कोई तो चीज मुख्तलिफ होती ही है। आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई मियाँ बीवी हूबहू एक जैसे हों। अब जब निकाह हो गया है तो हमें गुजर बसर करना पड़ेगा। बस यही है कि जो चीज तुम्हें मुझ में बुरी लगे तुम इस पर सब्र करना, और जो मुझे तुम पर बुरे लगेगा इस पर मैं सब्र कर लूंगा। तो सुफिया कहने लगी, ठीक है, मुझे आपकी बात सुनकर बड़ा सुकून हुआ है। फिर वो कहने लगी कि अगर आप बुरा मत माने तो मैं सो जाऊं। मैं चंद रातों से सो नहीं सकती। मैंने कहा, ठीक है, तुम सो जाओ, मैं सोफे पर ही लेट जाऊंगा। तो वो कहने लगी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इतना कहकर इसकी जालिब खामोशी छा गई थी, जबकि मैं सोफे पर बैठा सोच रहा था कि ये सुफिया ने क्या कहा
کہ कई रातों से सो नहीं सकी। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ज़ाहरी तौर पर अम्मी ही जानती होगी, क्योंकि ये सब इनकी मर्जी से हुआ है। ये भी अच्छा था कि वो लड़की खुद ही मुझसे अभी दूरी चाहती थी। मैं भी इतनी जल्दी शादीशुदा जिंदगी का आगाज करने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। मुझे पहले ज़हनी हम आहंगी चाहिए थी। मैं तो सो न सका था, मगर इतना इल्म हो चुका था कि मेरी बीवी रात भर सोती रही थी। सुबह में जब कमरे से निकला तो अम्मी सहन में बैठी हुई थी। वो बड़ी परेशान लग रही थी। मैं बोला, क्या हुआ अम्मी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तो आप ही कहने लगी, बेटा मैं बस इसी वजह से परेशान थी कि ना जाने तुम्हें सुफिया कैसी लगी होगी। तो मैं खामोश रहा था। अम्मी कहने लगी, मुझे बताओ तुम्हें सुफिया अच्छी लगी है ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया और बोला कि अभी तक तो अच्छी लगी है। मेरी बात सुनकर अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहने लगी, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे बेटे को अपनी बीवी अच्छी लगी है। मैं बोला, अम्मी आपको ये लड़की कहाँ से मिली? ये कौन है? ये कहाँ से आई है? आपने मेरे साथ इसका निकाह क्यों कर दिया? अम्मी कहने लगी कि हर बात अपने मुनासिब वक्त पर ही खोली जाती है। मैं भी तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अभी कुछ रोज इंतजार करो। मैं खफा हो गया और बोला, क्या हो गया है अम्मी? आप हर बार मुझे टाल देती हैं ना। जमीला के रिश्ते से इनकार की वजह बताई और ना ही सुफिया को कबूल करने का राज बताया। ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं भी आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। मैं अम्मी के साथ गुफ्तगू करके वापस कमरे में गया तो मेरी बीवी भी जाग चुकी थी और अब इसने मुझसे बाकायदा तौर पर पर्दा किया हुआ था। ये देखकर तो मेरी हंसी ही छूट गई थी। मैंने कहा, सुफिया मैं जानता हूँ तुम एक पर्देदार लड़की हो और सारी जिंदगी लोगों से छुपती रही हो, मगर तुम्हें मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों का निकाह हुआ है और अब तुम मेरी बीवी हो, इसलिए मुझसे पर्दा करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो सुफिया कहने लगी, जी मैं जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक हफ्ते का वक्त दें। फिर इसके बाद जब हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान लेंगे तो मैं अपना सुहाग वाला जोड़ा पहनकर आपके लिए तैयार होकर बैठूंगी। फिर आप मेरा घूंघट उठाकर मेरा चेहरा देख लीजिएगा। मुझे इसकी यह बात बहुत अच्छी लगी थी। एक बात तो मैं जान गया था कि मेरी और सुफिया की ज़हनी हम आहंगी है। मुझे जैसे लोग पसंद थे वो भी वैसे ही थे। हम दोनों कमरे से बाहर आए तो अम्मी सुफिया को देखकर हैरान रह गई थी। बहू ये क्या हुआ है? तुमने चेहरा क्यों छुपा रखा है? मैंने तुम्हें कोई पहली बार तो नहीं देखा। तो सुफिया कहने लगी कि अभी मैंने अपने शौहर को चेहरा नहीं दिखाया। अभी हम एक दूसरे को समझने के लिए वक्त देना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग के बाद ही मैं यासिर को अपना चेहरा दिखाऊंगी। यह बात सुनकर मेरी अम्मी के चेहरे पर उदासी छा गई थी। वो कहने लगी, ठीक है बेटा, जैसा तुम दोनों की मुनासिब लगे। मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ कि जिन्हें हर चीज में जल्दी होती है। मेरे वजूद में अल्लाह ने बड़ा ठहराव डाला हुआ है। मैं हर चीज को आहिस्ता आहिस्ता करने का आदी हूँ। मैं हर लम्हे को जीना चाहता हूँ। मुझे इल्म है कि इन 7 दिनों में जब मेरी बीवी मुझसे छुट्टी छुपाती रहेगी तो मुझे बहुत मजा आने वाला है। जब मेरी बीवी कमरे में तन्हा होती थी तो मैं जानबूझकर अचानक से दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हो जाता। तब सुफिया मुझसे मुंह छुपाने के लिए जो जतन करती थी, इन्हें देखकर मैं बहुत मुहाफिज होता था। ऐसा लगता था कि जैसे मेरी जिंदगी एक फेरी टेल बन गई है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। सुफिया के खैखाखे मेरे पूरे घर में गूंजते थे। आज शाम से ही बहुत बादल आए हुए थे। ठंडी हवाएं चल रही थी। बारिश का 100% मकान था। मैं अपनी बालकनी में खड़ा था और अपनी शादी के दिनों का हिसाब लगा रहा था। आज पूरे 7 दिन हो गए थे मेरे निकाह को। मैं कमरे में गया तो सुफिया अपना चेहरा छुपाए बैठी थी। मैं इसके पास जाकर बैठ गया और बोला, सुफिया आज हमारी शादी को पूरे 7 दिन हो गए हैं और तुमने भी मुझसे 1 हफ्ते की मोहलत मांगी हुई थी। आज का मौसम भी बड़ा सुहाना है, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी शादीशुदा जिंदगी की इब्तिदा करूँ और तुम्हारा चेहरा देखूं। तुमने मुझसे कहा था कि तुम दुल्हन की तरह मेरे लिए सजोगी। अब बताओ, तुम सजोगी ना मेरे लिए? तो सुफिया ने कहा, जी मैं आपके लिए जरूर सजूंगी, लेकिन मेरी एक बात का जवाब दें। अगर मैं आपको अच्छी ना लगी तो आप क्या करेंगे? मैं हंस दिया और बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे अच्छी न लगो। मैंने तुम्हारे साथ ये जो 1 हफ्ता गुजारा है, इसमें मैं तुम्हारा गिरवेदा हो चुका हूँ। मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। बस अब तुम्हारा चेहरा देखना रह गया है, तो आज ये भी रस्म अदा हो जाएगी। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया था। अम्मी खाने की मेज पर सुफिया का इंतजार कर रही थी, तो मैंने इनसे कहा कि अभी वो नहीं आएगी। वो मेरे लिए दुल्हन बनकर तैयार हो रही है। आज वो मुझे अपना चेहरा दिखा देगी। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मी बड़ी परेशान हो गई थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, यासिर एक बात याद रखना कि शक्लें और सूरतें अल्लाह की जात बनाती है। हम इंसान हैं,
اگر اللہ نے تمہیں خوبصورت بنایا ہے تو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ ہر انسان کو بہتر صورت پر خلق کرتا ہے۔ یہ ہم ہی انسان ہے جنہوں نے خوبصورتی کے معیار بنا لیے ہیں کہ فلاں ناک پیاری ہے تو موٹی ناک بھدی ہے، سفید رنگ حسن کی علامت ہے تو سیاہ رنگ بدصورتی کی۔ یہ سب ہمارے ذہنوں کے خرافات ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ اگر تمہیں اپنی بیوی اچھی نہ بھی لگی تو بھی یہ سوچ لینا کہ اس میں اور بھی بہت سی ایسی عادت ہوں گی جو تمہیں اچھی لگتی ہوں گی۔ ایسا ہی ہے نا؟ میں امی کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ اب میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یقینی طور پر دال میں کچھ کالا ہے۔ میں تو نہ جانے کس دنیا میں کھویا ہوا تھا جو اتنی چیزیں نوٹس ہی نہ کر سکا تھا۔ سب سے پہلے بات تو یہ کہ امی نے رات کے اندھیرے میں میری شادی کی تھی۔ یہ بات بڑی عجیب تھی۔ اور پھر جب میں اپنے کمرے میں گیا تو میری بیوی نے مجھے اپنا چہرہ دکھانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ بھی ایک حیران کن بات تھی۔ پھر وہ مجھ سے چھپتی چھپاتی رہی، اور آج جب میں نے اسے کہا کہ تم مجھے اپنا چہرہ دکھا دو تو وہ ڈر گئی اور کہا کہ اگر میں آپ کو اچھی نہ لگی تو کیا ہوگا۔ اب وہی بات مجھے میری امی بھی سمجھا رہی تھی۔ کچھ انہونی ہونے کا خیال میرے ذہن میں آیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ میری امی میرے لیے کوئی بدصورت لڑکی پسند کر لائی تھی۔ میں بولا، امی اگر آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہو یا جمیلہ کے بدلے مجھے کوئی بدصورت لڑکی تھما دی ہو تو میں آپ کو عمر بھر معاف نہیں کروں گا۔ اتنا کہہ کر میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے بے انتہا غصہ آیا ہوا تھا۔ امی مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر میرا دل چاہتا تھا کہ میں سب کچھ تہس نہس کر دوں، مگر پھر بھی میں نے حالات کو ذرا وقت دیا اور سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ جیسا میں سوچ رہا ہوں ویسا نہ ہو، میری بیوی سچ میں پیاری ہو۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ صوفیہ گھونگھٹ اوڑھے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ غصے سے کپ کپا رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نہ جانے میرے ساتھ دھوکہ ہوا تھا یا مجھے کوئی اچھی خبر ملنا تھی۔ میں بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میں ایک آخری بار اپنے دل کی تسلی کرنا چاہتا تھا۔ میں بولا، صوفیہ تم مجھے بتاؤ کہ کیا تم مجھے اچھی لگو گی یا نہیں؟ تم میرے بارے میں اتنا تو جان ہی چکی ہو، میری پسند ناپسند سے واقف ہو گئی ہو۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیا تم میری پسند پر پورا اترتی ہو یا نہیں؟ تب آنسوؤں میں رندھی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مجھے نہیں علم کہ آپ مجھے دیکھ لینے کے بعد کیسا تاثر دیں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک جھٹکے سے اس کا گھونگھٹ اتار کر پرے پھینک دیا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میرے سامنے ایک بدصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو نہایت سیاہ تھی، جس کے چہرے پر صرف آنکھیں اور دانت ہی چمک رہے تھے۔ میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ میں بولا، صوفیہ یہ سب کیا ہے؟ وہ رونے لگی اور بولی، یہ میری حقیقت ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا تھا اور بولا، نہیں یہ تمہاری حقیقت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ بتاؤ یہ مذاق ہے نا؟ تم نے اپنے چہرے پر کچھ سیاہ رنگ کا لگایا ہے نا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، نہیں میں ایسی ہی ہوں، میں ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، میں نے آپ کے ساتھ مذاق نہیں کیا۔ تو میں غصے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور بولا، تو پھر کیا قسمت نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے؟ میں کمرے کی چیزیں الٹ پلٹنے لگا تھا۔ میرا دماغ غصے سے گھوم گیا تھا۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ساری چیزیں اٹھا کر پٹکنا شروع کر دی تھی۔ پھر میں صوفیہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور بولا، ہاں میری امی کیا کہہ رہی تھی کہ تم تو بہت نیک پردےدار اور پرہیزگار ہو، تو پھر تم نے اپنے اللہ سے اپنی اعلیٰ خوبصورتی کیوں نہ مانگی؟ تمہیں پتا تھا کہ مجھے تم جیسی لڑکیاں پسند نہیں ہیں، تو پھر میرے ساتھ ایک ہفتہ تک ڈرامہ بازی کیوں کی؟ صوفیہ رو رہی تھی۔ میرے سامنے اس نے دونوں ہاتھ جوڑ رکھے تھے۔ وہ بڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، میں نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا، میں نے آپ سے 7 دن صرف اس لیے مانگے تھے تاکہ ہم دونوں کے درمیان ذہنی ہم آہنگی بن سکے۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ آپ ان انسانوں میں سے ہو جن کو صرف ذہنی انس خوبصورتی ہی بھاتی ہو، ظاہری خوبصورتی ان کے لیے معنی نہ رکھتی ہو۔ میں نے کہا کہ پہلی ہی رات چہرہ دکھا دو گی تو شاید آپ مجھ سے بدظن ہو جائیں، ایک دوسرے کو سمجھ لینے کے بعد شاید آپ کو میرا سیاہ رنگ سے فرق نہ پڑے۔ میں چیخ پڑا اور بولا، فرق پڑتا ہے، مجھے سیاہ رنگت سے فرق پڑتا ہے، میں سن پرست ہوں، شروع سے ہی میں چہرے بھائے ہیں، مجھے کالی رنگت سے نفرت ہے، مجھے تم سے بھی نفرت ہے۔ وہ لڑکی رونے لگی تھی اور بولی، اب آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ تو میں بولا، تمہارے پاس صرف 5 رات کا وقت ہے، تم تو بڑی پرہیزگار بنتی ہو نا، بڑی نمازی بنتی ہو، تو پھر اپنے اللہ سے خوبصورتی مانگو۔ کل جب میں گھر واپس آؤں تو مجھے تمہارا یہ سیاہ چہرہ نہیں دیکھنا،
अगर तुम खूबसूरत लड़की में तब्दील हो गई तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इतना कहकर मैं अपने कमरे से बाहर निकल गया था। सामने मेरे कमरे के दरवाजे में ही मेरी डरी सहमी सी माँ खड़ी थी। इसने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए और बोली, बेटा खुदारा मेरी बात सुन लो, मैंने तुम्हारे साथ किसी किस्म का धोखा नहीं किया। हर चीज मुसलहत के तहत की जाती है। मैंने जो भी किया इसके पीछे भी मुसलहत छुपी हुई थी। तुम मेरे बेटे हो। मैंने कहा, अम्मी आप खामोश रहें, आपने मेरे साथ जो करना था वो कर दिया। आपने मुझसे जमीला जैसी होर लेकर लंगोर थमा दी। क्या बुराई थी जमीला में जो आपने वो लड़की मुझसे ले ली और मुझे ये काली कलोटी लड़की दे दी। तो अम्मी कहने लगी, आज मैं तुम्हें हकीकत बता ही देती हूँ कि मैंने जमीला की शादी तुमसे क्यों ना की है। तो वो तुम्हारी फूफू की बेटी हमारे घर में पली बड़ी है, मगर मुझे ये बताओ कि वो तुम्हें अच्छी क्यों लगती है। तो मैं बोला, अम्मी क्योंकि वो प्यारी है, मुझे इसलिए अच्छी लगती है। तो मैं बोला, अम्मी क्योंकि वो प्यारी है, मुझे इसलिए अच्छी लगती है। तो अम्मी कहने लगी कि इस जैसी और भी बहुत सी प्यारी लड़कियां हमारे खानदान में मौजूद हैं, मगर तुमने ये खानदान के किसी दूसरे लड़के ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया। तुम सब जमीला पर ही क्यों मरे जाते हो। मैं खामोश रहा था तो अम्मी कहने लगी, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हकीकत है। ये जो जमीला है ना, इसको अपने पीछे लड़के लगाने का हुनर आता है। मैं जानती हूँ कि वो लड़कों को फंसाने के लिए क्या क्या जतन करती है। वो तुम्हें जहाँ देखती है मुस्कुराकर देखती है और फिर तुम्हारे इर्द गिर्द तितलियों की तरह मंडलाती है। और सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा नहीं करती, वो हर किसी के साथ ऐसा करती है। वो हर लड़के को अपना दीवाना बनाने के लिए पहले इनको भरपूर तवज्जो देती है। जब लड़के इसके दाम में फंस जाते हैं तो फिर इनसे दूरी बना लेती है। ये सब जमीला के हथियार हैं। इसको लड़के अपने पीछे लगाने का शौक है। इसको अच्छा लगता है जब लड़के इसके हुस्न की तारीफ करते हैं, मेरे लिए मरे जाते हैं तो वो खुशी महसूस करती है। वो तुम में से किसी के साथ भी मुखल्लिस नहीं है। मैंने तुम्हें ये बातें पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो इस घर की बच्ची है। वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं इसकी इज्जत तुम्हारे सामने उछालना नहीं चाहती थी, मगर जब तुम जिद कर रहे हो तो जान लो वो बाकिरदार नहीं है। फकत मैंने इसलिए इसकी शादी तुमसे नहीं की। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसी लड़की के साथ नहीं करना चाहती थी कि तुम जिसके उम्र भर पहले ही देते रहते। मैं गुदा कर बोला, ये भी आपकी अजीब मुंतखब है। इतना कहकर मैं घर से बाहर निकल गया था। मैं शदीद बारिश में भी सड़कों पर आवारा गर्दी करता रहा था। इसके बाद मैं अपने दोस्त फजील के घर चला गया था क्योंकि वो अपने बैठक में रात देर तक दोस्तों के साथ बैठा रहता था। मैं इसके घर गया तो वो बड़ा हैरान हुआ था। कहने लगा, तो इसका टाइम इन इधर क्या कर रहा है। तुम्हारी तो अभी नई नई शादी हुई है, तुम अभी अपनी बीवी को वक्त दो। हम तो सारी उम्र तुम्हारे साथ ही हैं। मैं खामोश रहा और बोला, मेरे साथ इस मौजू पर बात मत करो, मेरा दिमाग घुमा हुआ है। मेरे दोस्त तो बड़े शरारती किस्म के थे। ये कहने लगा, लगता है भाभी से लड़कर आया है। तो दूसरा मुस्कुराकर बोला कि नहीं, जितना इसको सांस चढ़ा है लगता है भाभी से मार खाकर आया है। वो यही बातें करते रहे थे जबकि मैं बैठक में पड़े बेड पर जाकर लेट गया था। मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया तो मेरे दोस्त फिर से वीडियो गेम खेलने में मसरूफ हो चुके थे, जबकि मेरी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। मेरा दिल घबरा रहा था। मेरी वालिदा ने मेरे साथ ये क्या किया था। उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया था। मैंने इनसे क्या मांगा और उन्होंने मुझे क्या ला कर दिया। मुझे इस बात पर 100% यकीन है कि अब मम्मी मुझे अपनी कस्में देकर कहेंगी कि इस बच्ची को तलाक न देना। मगर मैंने भी सोच लिया था कि मैं अब इसको अपनी बीवी बनाकर नहीं रखूंगा। मुझे सुफिया अच्छी नहीं लगी तो मैं अपनी उम्र इसके साथ जाया नहीं करूंगा। यूं ही पूरी रात बीत गई थी। फजर की अजानें हर सौ गूंजने लगी थी। तब मुझे अम्मी की आवाज सुनाई दी थी। वो कहने लगी, यासिर उठो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने अपनी आंखों पर से हाथ हटाया था। मैंने सोचा अम्मी इस वक्त यहाँ कैसे आ गई। मैं जल्दी बैठ गया। मेरी अम्मी मेरे सामने मौजूद नहीं थी। मेरे दोस्त हैरान हुए। वो कहने लगे, क्या बात है। तो मैं बोला, मुझे अम्मी की आवाज सुनाई दी है, तुमने अम्मी को देखा कहीं। तो मेरे दोस्त कहने लगे कि नहीं, हमने तो आंटी को नहीं देखा और ना ही आंटी यहाँ आई है। तुम्हें यूं ही कोई वहम हुआ होगा। मैं उठकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी अम्मी को मेरी जरूरत है। मैं घर जाना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्तों ने मुझे जाने दिया। मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। पता ही नहीं था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं अपनी बाइक पर बैठकर घर की जानिब रवाना हो गया था। जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही थी कि मेरे घर के इर्द गिर्द बहुत से लोग जमा थे और एक एम्बुलेंस भी खड़ी थी। मेरे तो हाथों पैरों से दम ही निकल गया था। मेरी आंखों के सामने अम्मी का चेहरा घूमने लगा था। खुदा न खासा इनको तो कुछ नहीं हो गया।
मैं भीड़ को अपने दोनों हाथों से चीरकर आगे बढ़ता चला गया था। मैं भागकर घर के अंदर दाखिल हुआ था। मैं अपनी अम्मी को पुकार रहा था। जब देखा कि मेरी अम्मी तो मेरे रूबरू खड़ी थी तो मेरी सांस में सांस आई थी। मैं बोला, अम्मी ये क्या हुआ है, हमारे घर एम्बुलेंस क्यों आई है? तो अम्मी कहने लगी, तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब हो गई है। ये बात सुनकर मुझे मजीद गुस्सा आ गया था। मैं बोला, अच्छा तो ये ड्रामेबाजी हो रही है। तब अम्मी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। वो कहने लगी, बकवास बंद करो, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी वजह से क्या हुआ है। जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी बीवी के हाथों में छुरी पकड़ी हुई थी। इसने अपना चेहरा खून से रंगा हुआ था। मैं चीख पड़ा था और बोला, अम्मी ये क्या है? तो अम्मी कहने लगी कि तुमने अपनी बीवी से कहा था ना कि तुम्हें सियाह रंग नहीं पसंद, तो इसने अपनी चमड़ी उधेड़ने की कोशिश की है। ये बात सुनकर तो मैं कपकपा गया था। ये इसने कैसी हरकत की थी? ऐसे तो हैवान भी नहीं कर सकते। मेरी बीवी अब बेहोश थी। इसको जल्दी से एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाया गया था। ये केस बड़ा अजीब था। लोग हैरान थे कि आखिर हुआ क्या है। मेरी बीवी को आईसीयू में ले जाया गया था, जबकि मैं बाहर हैरान सा खड़ा था। मेरे दिल में इस वक्त किसी किस्म का कोई जज्बा नहीं था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ये सब हुआ क्या है। अम्मी भी मेरे सामने ही आकर खड़ी हो गई थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ बेंच पर बिठा दिया था। अम्मी रो रही थी, तड़प रही थी। मैं बोला, मुझे लगता है कि इस लड़के के साथ आपका कोई बहुत ही करीबी रिश्ता है, जो इसकी वजह से आपकी ये हालत हो रही है। अम्मी ने संस की आवाज में कहा, हाँ मेरा और इसका रिश्ता है, लेकिन इस रिश्ते से भी बड़ा रिश्ता इंसानियत का है। वो लड़की एक इंसान है। मेरा दिल इसकी तकलीफ पर दुखा है। मैं बोला, अम्मी आज तो मुझे बता दें कि आप इसको कहाँ से पकड़कर ले आई थी, ये आपको कहाँ से मिली थी? अम्मी कहने लगी, तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूं, ये जमीला कोई और नहीं बल्कि मेरे भाई की बेटी है। मैं अम्मी की बात सुनकर हैरान हुआ था और बोला, मगर अम्मी आपका तो कोई भाई है ही नहीं, आप तो फकत 2 बहनें हैं। तो अम्मी कहने लगी कि मेरा भाई था, हम दोनों बहनें से बड़ा मेरा एक भाई मौजूद था, मगर इसने जवानी में एक गलत कदम उठाया था। इसने अपने बचपन की मंगेतर को छोड़कर एक तवायफ से शादी कर ली थी। अब्बू ने इसे घर से भी निकाल दिया और जायदाद से भी हाक कर दिया था। कुछ बरस कबल तुम्हारे मामू ने मेरे साथ राबिता किया था। वो बड़े परेशान थे। मैं भी तन्हा भी, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका था, तो मुझे किसी सहारे की जरूरत थी। मैंने अपने भाई से मेल जोल बेहाल कर लिया था, मगर इसने मुझे सख्ती से मना किया था कि तुम मेरे बारे में कभी किसी से बात ना करना। बस इसी वजह से मैंने तुमसे अपने भाई के बारे में कोई बात नहीं की थी। भाई की बीवी फौत हो चुकी थी, जबकि इनकी एक ही बेटी थी, जो कि आज तुम्हारी बीवी है। भाई ने मुझे बताया था कि वो कैंसर जैसे मरीज में मुब्तला हो चुके हैं। वो बहुत परेशान थे, चाहते थे कि इनकी बेटी का कोई आसरा बन जाए, इसलिए उन्होंने मुझसे राबिता किया था। अगर मैं अचानक से इंतकाल कर जाऊं तो तुम मेरी बेटी को अपने पास रख लेना और इसकी शादी किसी अच्छे से घर में करवा देना। मैंने भाई से वादा कर लिया था। भाई की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और तुम जानते हो क्या, 1 महीना कबल ही इनका इंतकाल हुआ था। मैं भी इनके जनाजे में शिरकत करने के लिए गई थी। तब मैंने सुफिया से कहा था कि चलो मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले जा रही हूँ। तो इसने कहा कि नहीं, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे अब्बू ने उम्र भर आपके साथ राबिता नहीं किया और जब वफात पाने लगे तो आपसे राबिता कर लिया ताकि मेरा बोझ आपके कंधों पर डाल दे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि आप भी एक बेवा खातून हैं। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से तंग हो। मैंने इससे कहा कि ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मगर वो ना मानी और अपने और पड़ोसन के घर रहने लगी। मगर 1 हफ्ता कबल आधी रात को मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने सुफिया खड़ी थी। मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ है, तो वो रोती हुई मेरे गले लग गई। इसने मुझे बताया कि मैं जिस पड़ोसन के घर रह रही थी, जिस आदमी को अपना अंकल अपने बाप का दोस्त कह रही थी, वही इस पर गलत नजर रखे हुए था। जब वो सो रही थी तो इसके कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगा कि कोई भी आजकल बगैर मतलब के किसी को अपने घर नहीं रखता। मुझे भी तुमसे मतलब है। जब सुफिया ने यह बात सुनी तो इस आदमी को धक्का देकर खुद वहां से मेरे पास भाग आई थी। जब मैंने ये बातें सुनी तो मैं बेतहाशा घबरा गई थी। सुफिया जवान लड़की थी, तुम भी जवान हो, तुम मेरा खून हो। मैं जानती हूँ कि तुम भी गलत हरकत नहीं कर सकते, मगर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैं एक जवान लड़की को अपने घर में बगैर किसी रिश्ते की नहीं रखना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारा निकाह इससे पढ़ा दिया। और फिर मैंने तुम्हें इसकी सूरत इसलिए नहीं दिखाई कि तुम कहीं शादी से इनकार ही ना कर दो। हर चीज के पीछे कोई ना कोई मसलहत छुपी होती है, और मैंने आज तक जो भी किया इसके पीछे यही वजह थी। मैं खामोश हो गया था। मेरा दिल बड़ा उदास था।
तब डॉक्टर हमारे पास आई और कहने लगी कि मरीजा ने अपने चेहरे की जिल्द को तबाह कर दिया है, अब ये पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो सकेगी। जब तक हम सर्जरी ना करते इसकी रान की जिल्द उतारकर इसके चेहरे पर लगाना पड़ेगा। अम्मी ने कहा कि हमारी बच्ची होश में है क्या, तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ होश में आ गई है। अम्मी इसे मिलना चाहती थी और मैं और अम्मी सोफिया के पास गए थे, तो अम्मी ने डॉक्टर की बात इसे बताई तो वो कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं ऐसी नहीं होने दूंगी, मेरी रान का रंग भी सियाह है, मैं फिर से सियाह रंग अपने चेहरे पर नहीं लगाना चाहती। मैंने सारी जिंदगी अपने सियाह रंग की वजह से बड़ी धुतकार सही है, अगर मुझे कुदरत एक मौका दे रही है तो मैं इसको जाया नहीं करूंगी। डॉक्टर की मशावरत के साथ इसने अपने चेहरे पर कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई थी। इसने अपने चेहरे पर सफेद जिल्द लगवाई थी। वो 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रहने के बाद जब सेहतयाब होकर घर आई तो इसके चेहरे का रंग दूध जैसा सफेद था। इसकी जानिब देखकर मेरे पूरे वजूद में कपकपी तारी हो चुकी थी। और कोई माने या ना माने, मेरे घर में इस रात मुजिज़ा तो हुआ था। हाँ, मैं जानता हूँ कि इस सब के पीछे सुफिया का अपना ही हाथ है, इसने खुद को तब्दील किया है, मगर वो नहीं जानती थी कि इसका नतीजा ऐसा निकलेगा। मैंने इस रात सुफिया को इसकी नमाज और रोजे का ताना दिया था और कहा था कि दुआ करो मुजिज़ा हो जाए। इसके साथ मुजिज़ा हो गया था। अब वो मेरे घर में चलती फिरती है। इसके चेहरे की जानिब देखकर खौफज़दा हो जाता हूँ। इसके नए नक्श तो पहले से प्यारे थे, मगर रंग सियाह था और अब वो सफेद रंग में बहुत प्यारी लगती है। मैं इसकी बहुत इज्जत करने लगा हूँ, इसका ख्याल रखता हूँ। एक दिन वो